तो विक्रम ऑन ड्यूटी के पिछले पार्ट में हमने देखा कि कहानी खत्म नहीं हुआ था। कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि शिरीषा नाम की एक लड़की बस में बैठती है और एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करता है। वो आदमी कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, इसी की छानबीन ऑफिसर विक्रम कर रहे थे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। पिछली बार विक्रम ने कहा था कि उन्होंने अशोक को पकड़ लिया है। अब हम देखते हैं कि अशोक के भाई और उसकी गर्लफ्रेंड मंजुला के सामने विक्रम एक व्हीलचेयर पर किसी को लेकर आता है। वो शरीर जला हुआ तो नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि दफनाई हुई जगह से खोद कर निकाला गया हो। इसे देखकर विक्रम का भाई और मंजुला दोनों रोने लगते हैं। अब विक्रम बताता है कि असलियत में क्या हुआ था। दिवाली के दिन अशोक और उसके दोस्त शिवा ने मिलकर शिरीषा के साथ गलत हरकत की थी। पुलिस ने उस लड़की की इज्जत और दरिंदगी का सोचकर केस को थोड़ा बदल कर फाइल किया था और इन दोनों को 4 साल की जेल हुई थी। 4 साल बाद जब अशोक जेल से बाहर आता है तो उसका भाई उसे लेने आता है। अशोक, उसका भाई और उसकी गर्लफ्रेंड मंजुला एक जगह बैठकर बात करते हैं। अशोक को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो कहता है कि उसे शिरीषा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो शिवा के उकसाने पर उसने ऐसा गलत काम किया और उसी के वजह से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। उसका भाई और गर्लफ्रेंड उसे समझाते हैं और हौसला देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। अशोक कहता है, नहीं भैया, मैं घर जाकर माँ का सामना नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है कि माँ कितना रोई थी ये सोचकर के उनके बेटे ने ऐसा गलत काम किया है। अब मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। अशोक का भाई उसे समझाता है कि मैंने माँ को सब समझा दिया है, वो कुछ नहीं कहेगी, तो बस घर चल। लेकिन अशोक बहुत दुखी था और अचानक पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वो लोग एक ऊंची जगह पर खड़े थे और वहां से अशोक ने नीचे छलांग लगा दी। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड मंजुला और उसका भाई सन्न रह जाते हैं। वो भागकर नीचे जाते हैं और देखते हैं कि अशोक की मौत हो चुकी है। भाई और मंजुला बुरी तरह रोने लगते हैं। अब उन दोनों को शिरीषा पर बहुत गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि शिरीषा की शिकायत की वजह से ही अशोक को 4 साल की जेल हुई और इसी वजह से वो अंदर से इतना टूट गया कि उसने अपनी जान दे दी। अब अशोक का भाई और मंजुला मिलकर शिरीषा से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। जब वो अशोक की बॉडी को दफना रहे होते हैं तब वो उसके कुछ बाल और दूसरी चीजें अपने पास रख लेते हैं। वो प्लान करते हैं कि वो ऐसा दिखाएंगे जैसे अशोक ने कोई बड़ा क्राइम किया हो। अशोक के भाई ने पुलिस को झूठा बयान दिया था कि उसके भाई ने शिरीषा का कत्ल कर दिया, लेकिन असल में ये सब भाई और मंजुला ने मिलकर किया था। विक्रम अब पूरा सच बताता है। उन्हें भाई के मोबाइल टावर लोकेशन से शक हो गया था कि वो इस इलाके में क्या कर रहा था। विक्रम ने ही उस जगह की खुदाई करवा कर अशोक की बॉडी निकाली थी। विक्रम बताते हैं कि उस दिन जब शिरीषा बाहर खड़ी थी तब सफाई करने वाली औरत बनकर मंजुला ही उसके पास गई थी। मंजुला ने ही उससे कहा था कि बाहर बहुत कोहरा और ठंड है, तुम बस के अंदर जाकर बैठो। ये सब अशोक की मौत का बदला लेने के लिए उसने किया था। इसके बाद ही शिरीषा बस के अंदर जाकर बैठ जाती है। वहाँ अशोक का भाई पहले से ही छुपा हुआ था। जैसे ही शिरीषा अंदर जाती है वो अचानक उस पर हमला कर देता है। तभी वहाँ अशोक का दोस्त शिवा आता है जो अशोक से मिलने आया था। वहाँ उसे अशोक का भाई और मंजुला मिलते हैं। शिवा बार बार पूछता है कि अशोक कहाँ है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अशोक का फोन इन दोनों के पास है तो उसे शक होने लगता है। अशोक का भाई और मंजुला शिवा पर बहुत गुस्सा करते हैं। असल में शिवा एक अच्छा लड़का था, लेकिन शिवा हमेशा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी करता था। शिवा की वजह से ही अशोक ने शिरीषा के साथ गलत काम किया और उसे 4 साल की जेल काटनी पड़ी। उन दोनों को लगता है कि अशोक की मौत असली जिम्मेदार शिवा ही है। वो कहते हैं कि तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं और दोनों मिलकर शिवा का खेल खत्म कर देते हैं। इन दोनों ने मिलकर मर्डर तो कर दिया था, लेकिन जब वो इसे इस तरह दिखाना चाहते हैं कि ये सब अशोक ने किया है, उन्होंने जानबूझकर अशोक के बाल और दूसरे सैंपल उस जगह पर छोड़ दिए ताकि पुलिस को लगे कि अशोक ही कातिल है और वो दोनों बच जाएं। पकड़े जाने के बाद भी वो दोनों हंस रहे थे और कहते हैं कि भले ही हम पकड़े गए, लेकिन हमने शिरीषा की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, हमारे लिए इतना ही काफी है। वो विक्रम से बोलते हैं कि तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। तब विक्रम उन्हें बताता है कि शिरीषा बिल्कुल ठीक है। जब तुम उस पर हमला कर रहे थे तब उसने तुम दोनों को देख लिया था और उसकी गवाही तुम दोनों को सजा दिलाने के लिए काफी है। पुलिस उन दोनों को वहां से ले जाती है। विक्रम ने इस केस को बहुत अच्छे से सुलझा लिया था। कुछ दिन बाद विक्रम एक कैफे में जाता है जहाँ शिरीषा अपनी सहेली से बात कर रही थी। विक्रम उससे बात करता है और बोलता है कि वो आदमी कह रहा था कि उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस पर शिरीषा बहुत बहादुरी से जवाब देती है। वो कहती है, वो कौन होता है मेरी लाइफ बर्बाद करने वाला? अगर किसी ने मेरी लाइफ बर्बाद की है तो इसका मतलब यही नहीं कि मैं घर के अंदर दुबक कर बैठ जाऊंगी। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी और जो सोचा है वो सब हासिल करूंगी। विक्रम ने शिरीषा की हिम्मत देकर उसकी तारीफ की और उसे वहां से विदा किया। उस तरह उन्होंने ये केस सुलझा दिया था। उधर विक्रम की माँ इस उम्मीद में उसके कपड़े प्रेस कर रही थी कि उसका बेटा फिर से पुलिस की वर्दी पहनेगा और उसे नौकरी वापस मिल जाएगी, लेकिन विक्रम ने कहा कि अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, जिससे उसकी माँ उदास हो गई। जब विक्रम अपने बाइक लेकर निकलने लगा तो माँ ने हेलमेट ले जाने को कहा, लेकिन वो बिना हेलमेट के
के ही निकल गया। रास्ते में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उसे रोक लिया और हेलमेट ना होने पर पैसे मांगने लगा। तभी वहाँ वेदा नाम की एक लड़की आई। विक्रम ने पहले शिरीषा वाले केस के दौरान वेदा को बात करते हुए देखा था। वेदा ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर से सवाल किया कि वो खुद भी तो बिना हेलमेट के पीछा कर रहे थे, आखिर उन्होंने हेलमेट क्यों नहीं पहना। इंस्पेक्टर के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो उन दोनों को जाने देता है। अब इस तरह से विक्रम और वेदा दोस्त बन जाते हैं। विक्रम ने मदद के लिए शुक्रिया कहा और वेदा को चाय के लिए पूछा। विक्रम ने सोचा कि किसी साधारण दुकान पर चाय पियेंगे, लेकिन वेदा उन्हें एक बड़े कैफे में ले गई। विक्रम खर्च के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि वो बहुत हिसाब से पैसे खर्च करता था। बातचीत के दौरान पता चला कि वेदा एक वकील होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। उसने कहा कि उसे पुलिस वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये सुनकर विक्रम ने सच छुपा लिया और कहा कि वो एक IT कंपनी में काम करता है। जब बिल भरने की बारी आई तो वेदा ने कहा कि अगली बार वो पैसे देगी। कहानी में अब अखिला की एंट्री होती है, जो विक्रम की टीम में एक बहादुर लड़की है। जब वो अपने घर पहुंची तो वहाँ वो अपने पिता को बैठा देख वो अपनी माँ से नाराज हो गई। उसने माँ से पूछा कि ये आदमी वापस क्यों आया है। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अखिला ने गुस्से में कहा कि वो उसके पापा नहीं है बल्कि माँ के दूसरे पति हैं। तो साफ है कि अखिला को अपने माँ का दूसरा पति मतलब के स्टेप फादर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी अखिला को फोन कॉल आता है और बात करने के लिए वो थोड़ा दूर जाती है। उस वक्त उसका सौतेला पिता उसे बहुत ही गंदी नजर से घूर रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो अच्छा आदमी नहीं है। अखिला भी उसकी गंदी नजर को नोटिस करती है और वहां से चिढ़कर निकलने लगती है। अब कहानी में मुरली नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसे सब मॉरल मुरली बोलते हैं। वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट है। उसका काम है गलत काम करने वालों को सबक सिखाना। वो वीडियो कॉल पर बात करते हुए पार्क में आ रहा होता है और कहता है कि वो जल्दी एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश करने वाला है। लेकिन तभी अचानक 4 लड़के उसे घेर लेते हैं। मुरली पहले ध्यान नहीं देता, लेकिन वो लड़के अचानक उस पर हमला कर देते हैं। उनके पास चाकू थे और वो उसे बुरी तरह मारते हैं। वहां से भागने से पहले वो मुरली के माथे पर कुछ लिख देते हैं, लेकिन वो क्या लिखा था अभी साफ नहीं दिखता। अगले सीन में 2 लोग चैट कर रहे होते हैं। वो किसी कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने ऑर्डर कर दिया और डिलीवरी हो गई है। उनकी बातों का असली मतलब अभी समझ नहीं आता। इधर हमारे हीरो विक्रम और उनकी माँ बाजार में सामान खरीदने गए थे। विक्रम बहुत ही कंजूस और हिसाब से चलने वाला इंसान है। माँ जो भी सामान उठाती है विक्रम उन्हें रोक देता है और बोलता है कि ये तो घर पर पहले से ही बहुत है। जब माँ एक सामान उठाती है तो विक्रम बोलता है कि इसे मत लो, इसकी एक्सपायरी डेट पास आने वाली है। तब माँ उसे बोलती है कि यही बात तो मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू भी जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, इसीलिए पहले शादी करनी है, उसके बाद बाकी कुछ करना। वो बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ वेदा मिल जाती है। वेदा बहुत ही प्यार से विक्रम का हालचाल पूछती है। ये देखकर माँ तुरंत पूछती है, अरे ये लड़की कौन है। वेदा कहती है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। माँ मौका देकर उस लड़की का नंबर ले लेती है। विक्रम ने वेदा से झूठ बोला था कि वो IT कंपनी में काम करता है। वो बात अब माँ को भी पता चल जाती है। माँ मजे लेते हुए बोलती है कि लगता है तुझे ये लड़की पसंद आ गई, तभी तो इसे झूठ बोल रहा है। तभी विक्रम को खबर मिलती है कि एक मर्डर हुआ है। वो तुरंत उस जगह पहुंचता है जहां पहले मुरली को मारा गया था। पार्क में इस हत्या को देखकर मीडिया भी वहां पहुंच चुकी थी। विक्रम देखता है कि मर्डर बहुत बेरहमी से हुआ था। शरीर पर चाकू के कई निशान थे। सबसे अजीब बात ये थी कि उसके माथे पर RR लिखा हुआ था। विक्रम अपनी टीम से बोलता है कि पता लगाओ ये आदमी कौन है। सबूतों को देखकर विक्रम अंदाजा लगाते हैं कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं बल्कि 2-3 लोगों ने मिलकर इसे अंजाम दिया है। असल में 4 लोगों ने मिलकर उसे मारा था, जैसा हमें दिखाया गया था। तभी माँ का फोन आता है। विक्रम को लगता है कि कोई जरूरी बात होगी, लेकिन माँ तो अपने TV सीरियल की बातें करने लगती है कि देख बेटा ये पकड़ी जाएगी। विक्रम हंसकर बोलता है, आप फिक्र मत करो माँ, वो बहुत चालाक है, बच निकलेगी। इसके बाद विक्रम कमिश्नर से मिलने उनके ऑफिस जाता है। वहाँ उन्हें वही लेडी ऑफिसर मिलती है जिससे कि उसकी अनबन थी। जब उसे पता चलता है कि विक्रम एक स्पेशल टीम का हिस्सा बनकर वापस काम कर रहा है तो वो भड़क जाती है। असल में उस लेडी के बेटे की मौत की वजह कहीं न कहीं विक्रम थे, चाहे वो जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में। वो लेडी विक्रम से बहुत नफरत करती थी। वो गुस्से में बोलती है कि कमिश्नर ने मुझे पैसे देने का लालच दिया ताकि मैं मान जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें कभी पुलिस की वर्दी नहीं पहनने दूंगी। उसकी बातें सुनकर विक्रम को थोड़ा बुरा लगता है। फिर वो कमिश्नर से बात करने अंदर चला जाता है। विक्रम कमिश्नर से पूछते हैं कि सर आपने उस लेडी ऑफिसर को पैसे देने की बात क्यों की। कमिश्नर बोलते हैं कि मैंने बस किसी तरह तुम्हें अपने वापस डिपार्टमेंट में लाना चाहता हूँ, इसीलिए ये सब कर रहा था। विक्रम बोलता है
है, जो भी हो उस माँ के दुख में भी सच्चाई है। कमिश्नर बात पलटते हुए बोलते हैं, ठीक है वो सब छोड़ो, अभी जो मर्डर हुआ है उस पर पूरा मीडिया नजर गड़ाए बैठा है, तुम्हें ही इस केस की जांच करनी है, मुझे जल्दी अपडेट दो। विक्रम केस की जांच शुरू करता है। पता चलता है कि मरने वाला मुरली एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी था। विक्रम अपनी टीम के टेक्निकल एक्सपर्ट अली से बोलता है कि चेक करो कि मुरली ने आखिरी बार जो लाइव वीडियो डाला था उसे किन किन लोगों ने देखा। अली बताता है, सर उसे तो बहुत सारे लोगों ने देखा, वहां से कुछ पता करना मुश्किल है। विक्रम एक नया दिमाग लगाते हुए बोलता है कि चेक करो कि पिछले कुछ दिनों में मुरली को किन नए लोगों ने फॉलो किया। अली कहता है, सर ऐसे तो 100 लोग हैं। विक्रम फिर बोलता है, उन 100 लोगों में से ऐसे कौन है जो सिर्फ मुरली को ही फॉलो कर रहे थे और किसी को नहीं। छानबीन करने पर बहुत कम लोग सामने आते हैं। साफ था कि ये लोग मुरली को मारने के लिए ही उसे फॉलो कर रहे थे। विक्रम आगे पूछता है कि मुरली की मौत के बाद क्या इन लोगों ने किसी और को फॉलो करना शुरू किया है। अली चेक करके बताता है कि सर इनमें से 4 लोग अब एक दूसरे सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं। उस सेलिब्रिटी का नाम मोहन है। विक्रम को शक हो जाता है कि अगला शिकार मोहन ही होने वाला है, क्योंकि ये कातिल नई आईडी बनाकर एक एक करके अपने शिकार को फॉलो कर रहे हैं। विक्रम तुरंत उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मोहन को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। विक्रम उस इन्फ्लुएंसर मोहन को समझाते हैं कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया पर लाइव मत आना, लेकिन मोहन उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है, सर सिर्फ 4 लोगों को फॉलो करने से आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं अपना काम बंद नहीं कर सकता, मैं लाइव जरूर आऊंगा। विक्रम उसे सुरक्षा का वास्ता देता है, फिर भी वो नहीं मानता और वहां से चला जाता है। भले ही मोहन ने बात नहीं मानी, पर विक्रम अपनी टीम को उसकी निगरानी करने का आदेश देता है। मोहन जब अपने घर पर होता है तो उसे एहसास होता है कि पुलिस उस पर नजर रखी है। वो मन ही मन कहता है, विक्रम सर आपने अच्छा प्लान बनाया, लेकिन मुझे पता है कि पुलिस को चकमा कैसे देना है। वो अपने घर के पिछले दरवाजे से चुपके से कार लेकर निकल जाता है। पुलिस को लगता है कि वो घर के अंदर ही है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मोहन किसी दूसरे जगह से लाइव वीडियो डाल रहा है। पुलिस को समझ आ जाता है कि उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई है। मोहन की कार एक सुनसान जगह पर खराब हो जाती है। वो लाइव वीडियो में अपने फॉलोअर्स को बताता है, दोस्तों मेरी कार खराब हो गई, मैंने मैकेनिक को बुलाया है, वो आता ही होगा। तभी वहाँ एक ऑटो आकर रुकता है जिसमें कुछ लड़के थे। उनमें से एक लड़का उतरकर मोहन के पास आता है। वो कातिल होने के बावजूद बहुत नॉर्मल तरीके से बात करता है। बोलता है कि वो कार ठीक करने आया है। मोहन उसे डांटता है कि इतनी देर क्यों हो गई, जल्दी ठीक करो। उधर अली को खबर मिलती है कि मोहन किसी अजनबी से बात कर रहा है। वो विक्रम को बताता है और वो सब तेजी से उस जगह की तरफ निकलते हैं। वहाँ वो लड़का चुपके से एक भारी लकड़ी निकालता है और सीधा मोहन के सिर पर वार कर देता है। तभी उसके बाकी दोस्त भी वहाँ पहुंच जाते हैं। वो कुल 4 लड़के थे और सब मिलकर मोहन पर बुरी तरह हमला करते हैं। हमला करने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगले सीन में एक कॉलेज प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो अपनी ड्यूटी खत्म करके निकलने की तैयारी कर रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद 4 लड़के हंसते हंसते बात कर रहे थे। एक प्रोफेसर उनके पास आते हैं और डांटते हुए बोलते हैं कि कॉलेज तो कब का खत्म हो गया, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अब अपने घर जाओ। वो लड़के प्रोफेसर को घूरते हुए वहां से चले जाते हैं। उन लड़कों के जूते पर खून के दाग थे, लेकिन प्रोफेसर का ध्यान उस पर नहीं गया। इसके बाद वो लड़के एक सुनसान जगह पर जाते हैं और गड्ढा खोदकर अपने पास रखे चाकू और हथियार गाड़ देते हैं। ये देखकर पक्का हो जाता है कि इन चारों ने ही मर्डर किया है। जब विक्रम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचता है तो उन्हें मोहन की लाश मिलती है। ये मर्डर भी बिल्कुल उसी तरीके से किया गया था जैसे पिछला वाला हुआ था। कातिल ने मोहन के माथे पर भी RR लिखा था। विक्रम को बहुत बुरा लगता है कि उनके बार बार समझाने के बाद भी मोहन ने बात नहीं मानी, पर वो ये भी मानते हैं कि पुलिस से भी चूक हुई है। ऑफिस में टीम के बीच डिस्कशन होती है कि इन दोनों मर्डर में क्या सिमिलैरिटीज है। अली छानबीन करके बताता है कि सर एक सिमिलर चीज मिली है, कुछ बड़े बिल्डर्स और रियल स्टेट माफिया लोगों को धोखा दे रहे थे और इन दोनों ने मतलब मुरली और मोहन ने उन माफियाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो डाले थे। विक्रम बोलता है, इसका मतलब जो भी उन माफियाओं के खिलाफ बोल रहा है वो खतरे में है। वो अली को उन लोगों की लिस्ट निकालने को बोलता है जिन्होंने ऐसे वीडियो डाले हैं, और ये भी कि वो 4 फेक आईडी अब किसको फॉलो कर रही है, क्योंकि वही अगला शिकार होगा। तभी वेदा का फोन आता है और वो बोलती है कि वो विक्रम के ऑफिस के बाहर खड़ी है, जबकि विक्रम ने उसे झूठ बोला था कि वो एक IT कंपनी में काम करता है। इसलिए वो घबरा जाता है और तुरंत बाहर भागता है। उसकी टीम के लोग सोचने लगते हैं कि शायद सर को प्यार हो गया है। विक्रम वहां पहुंचकर वेदा को एक कैफे ले जाता है। वेदा पूछती है, हम तुम्हारे ऑफिस के अंदर ही तो कॉफी पी सकते थे, बाहर क्यों आए। विक्रम ने बात संभालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऑफिस में कुछ जरूरी काम चल रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। इधर अली उन 4 फेक आईडी की जांच कर रहा था और उसने विक्रम को अपडेट दिया। विक्रम वेदा के सामने बैठकर केस की बात नहीं कर सकता था, इसलिए वो थोड़ा दूर जाकर अली से बात करता है। अली बताता है कि वो चारों आईडी अब वेदा को फॉलो कर रही हैं, जबकि वेदा भी एक
एक सोशल एक्टिविस्ट है और उसने भी मीडिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब वो उनका अगला टारगेट थी। विक्रम चौंक जाता है क्योंकि वेदा उसके सामने ही बैठी थी। वो अपनी टीम से बोलता है कि उन चारों आईडी की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करो। जब कैफे से निकलने का वक्त हुआ तो वेदा बिल पे कर देती है। विक्रम सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाता है। वेदा को लगता है कि शायद वो उसे पसंद करता है, इसलिए उसे घर छोड़ने आया है। वो घर के अंदर जाकर बहुत शर्माने लगती है। तभी विक्रम की पूरी टीम वहां पहुंच जाती है। टीम पूछती है कि सर अब करना क्या है। एक असिस्टेंट कांस्टेबल बोलता है कि मैं अंदर जाकर पुलिस की तरफ से उसे समझाता हूँ। विक्रम उसे चेतावनी देता है कि वेदा को पुलिस पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा संभल कर बात करना। अंदर वेदा के पिता न्यूज देख रहे थे कि कैसे दो सोशल एक्टिविस्ट मारे गए हैं। वेदा कहती है कि वो उन दोनों को अच्छे से जानती थी और उन्होंने मिलकर घोटाले के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसे भी अब अपनी जान का थोड़ा डर लगता है। तभी कांस्टेबल अंदर आता है। विक्रम बाहर से ही फोन कॉल के जरिए सब सुन रहा था। कांस्टेबल कहता है मैडम मुझे आपसे बात करनी है, अब से आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगी। वेदा भड़क जाती है, आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले। कांस्टेबल जैसे ही कहता है कि वो पुलिस से है, वेदा और भी गुस्सा हो जाती है। वो उसे बोलने का मौका भी नहीं देती और खूब सुनाती है। बेचारा कांस्टेबल घबराकर बाहर भाग आता है और विक्रम से बोलता है सर आप सही कह रहे थे, इसे तो सच में पुलिस से नफरत है। विक्रम अपनी टीम से बोलता है मैंने पहले ही कहा था उसे पुलिस पसंद नहीं। अगर हम कहेंगे कि तुम्हारी जान खतरे में है और हम सुरक्षा देंगे तो वो कभी नहीं मानेगी, इसलिए उसे बिना बताए ही हमें उसकी हिफाजत करनी होगी। जब वो वहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे तभी उन चार लड़कों में से एक उनके पास से गुजरता है, लेकिन विक्रम उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उन्होंने तो कातिलों को देखा तक नहीं। पूरी टीम रात भर वेदा के घर के बाहर पहरा देने का फैसला करती है। वो बारी बारी से जागने की सोचते हैं, लेकिन थकान के वजह से सबकी आंख लग जाती है। जब सुबह होती है तो विक्रम देखता है कि वेदा अपनी बाइक लेकर कहीं जा रही है। वो तुरंत उसका पीछा करता है। तभी अली का फोन आता है, सर वो 4 आईडी अब किसी और को फॉलो कर रही है। उसका अगला टारगेट शिवानी है। शिवानी असल में पुलिस कमिश्नर की बेटी है। वो एक लाइब्रेरी में बैठकर किताबें देख रही थी। तभी हुडी पहने एक संदिग्ध लड़का दबे पांव उसके पीछे हमला करने के लिए बढ़ता है। दूसरी तरफ वेदा मरे हुए सोशल एक्टिविस्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचती है। वहां भी कोई छुपकर उस पर नजर रखा था, यानी शिवानी और वेदा दोनों की जान खतरे में थी। इसके बाद एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम गुना है। कुछ पुलिस वाले गुना का मजाक उड़ाते हैं और उसे नीचा दिखाते हैं, पर वो कोई जवाब नहीं देता। बाद में गुना चुपके से एक छिपा हुआ फोन निकालता है। वही कोड लैंग्वेज में उन लड़कों को निर्देश देता है कि काम ठीक से खत्म करो। विक्रम अपनी टीम के साथ शिवानी को बचाने लाइब्रेरी पहुंचता है। असिस्टेंट कहता है सर कमिश्नर साहब को बताकर और फोर्स बुला लेते हैं, पर विक्रम मना करता है क्योंकि इससे कातिल चौकन्ने हो सकते हैं। जैसे ही वो हुडी वाला लड़का शिवानी के पास पहुंचता है, विक्रम उसे दबोच लेता और मारने लगता है। शिवानी चिल्लाती है आप ये क्या कर रहे हैं, ये मेरा दोस्त है। पुलिस को गुमराह करने के लिए वो लड़का बस वहाँ मजाक कर रहा था। शिवानी की सुरक्षा के लिए जो गार्ड था वो तो मजे से सो रहा था। विक्रम उसे जगाता है और शिवानी को सुरक्षित घर भेजने को बोलता है। अब विक्रम को वेदा की चिंता होती है। वेदा अब श्रद्धांजलि देकर घर से निकलने लगती है तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उसे एहसास नहीं था कि खतरा उसके बिल्कुल करीब है। वेदा परेशान हो जाती है कि बाइक अचानक कैसे खराब हो गई। वो उसे पैदल ही धक्का मारते हुए ले जाने लगती है। असल में उन लड़कों ने ही उसकी गाड़ी खराब की थी। उनका प्लान था कि जब वेदा सुनसान रास्ते से अपनी स्कूटी ढकेलते हुए निकलेगी तब वो उसे मार देंगे, लेकिन विक्रम की टीम पहले से तैयार थी। पुलिस के लोग वहाँ कचरा उठाने वाले और अलग अलग भेष बदल कर वेदा पर नजर रख रहे थे। जैसे ही वो लड़के हमला करने के लिए करीब आते हैं, उनमें से एक लड़के को शक हो गया। उसने देख लिया कि आसपास जो लोग मामूली काम कर रहे हैं वो असल में पुलिस वाले हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा प्लान कैंसिल करो, पुलिस ने हमें घेर लिया है। वो सतर्क हो गए और पकड़े जाने के डर से अपने पास रखे चाकू एक कचरे के डिब्बे में फेंक कर वहां से निकल गए। टीम ने विक्रम को जानकारी दी कि वेदा अभी सुरक्षित है। विक्रम समझ गया कि कातिलों ने शिवानी का नाम सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया था ताकि पुलिस यहाँ बिजी हो जाए और वो वेदा को मार सके। लेकिन विक्रम भी चालाक था। उन्होंने एक ड्रोन कैमरा उड़वाया जिससे पूरी जगह की रिकॉर्डिंग हो रही थी। वीडियो चेक करने पर विक्रम देखता है कि 4 लड़के कचरे के डिब्बे में कुछ डालकर जा रहे हैं। विक्रम अपने असिस्टेंट कांस्टेबल राव से बोलता है कि जाकर देखो उन्होंने क्या फेंका। राव कचरा उठाने वाला बनकर वहां जाता है और वो बैग उठा लाता है। चेक करने पर उसमें नए चाकू मिलते हैं। विक्रम बोलता है पता लगाओ ये चाकू कहाँ से खरीदे गए और किसने खरीदे। टेक्निकल एक्सपर्ट अली उन चाकुओं के बिल और दुकान के जरिए एक मोबाइल नंबर ट्रैक कर लेता है। जब अली उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकालता है तो वो हैरान रह जाता है। वो विक्रम को बताता है सर इस नंबर से जेल के अंदर किसी से बात की गई है। विक्रम ये जानकर हैरान रह जाता है कि जेल में बैठा कोई आदमी इन मर्डर के पीछे
पीछे है। जब वो कमिश्नर से मिलने जाते हैं तो वो उन पर बहुत गुस्सा करता है। कमिश्नर बोलते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में थी और तुमने बाकी टीम को खबर तक नहीं की। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या करते। विक्रम समझाता है कि वो कातिलों को शक करने का मौका नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा किया। कमिश्नर बाद में शांत होकर माफी मांगता और बोलता है, उस वक्त मैं एक पुलिस वाला नहीं बल्कि एक पिता की तरह सोच रहा था। विक्रम बोलता है, कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद विक्रम एक अजीब मांग रखता है। वो कहता है, सर मुझे जेल भेज दीजिए। कमिश्नर हैरान होता है पर विक्रम कुछ नहीं बताते। विक्रम एक मुजरिम बनकर जेल के अंदर जाते हैं। वहाँ किसी को नहीं पता था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। जेल के अंदर वो अपने साथ वाले कैदी से दोस्ती करता है और झूठ बोलता है कि मेरे चाचा ने मेरी सारी जायदाद हड़प ली, मुझे उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा, चाहे जितना पैसा लगे मैं देने को तैयार हूँ। वो कैदी बताता है कि यहाँ एक आदमी है जो पैसे लेकर बाहर के लड़कों से कोई भी काम करवा सकता है। विक्रम कहता है कि मुझे उससे मिलवाओ। वो कैदी उन्हें गुना से मिलवाने ले जाता है। ये वही गुना है जिसे हमने पहले देखा था, लेकिन जैसे ही वो गुना के सेल में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि गुना की लाश वहां पड़ी है। किसी ने जेल के अंदर ही उसका मर्डर कर दिया। विक्रम सोच में पड़ जाता है कि आखिर गुना को किसने मारा और अब इस राज का पर्दा कैसे उठेगा। फिलहाल विक्रम ऑन ड्यूटी सीजन 1 की कहानी यहीं तो खत्म होती है। अब बाकी के जवाब नए एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। खैर, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।